हेलो एवरीवन। आज मैं वीडियो की शुरुआत में आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा क्योंकि मौका ही कुछ ऐसा है। प्रश्न ये है कि क्या आप एलटी में विफलता से कुछ टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं? क्या आप एक दो या तीन बार एक एक दो दो नंबर या कुछ नंबरों से रुक गए हैं? क्या आपको लगने लगा है कि अब घर वाले बहुत ज्यादा ताने देने लगे हैं? या क्या आपको लग रहा है कि अब मैं ये नहीं कर पाया तो कुछ नहीं कर पाऊंगा? अगर ये सब कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके दिल में उमड़ घुमड़ रहे हैं और अगर आपका मोरल डाउन हो रहा है तो होल्ड ऑन योर ब्रेथ। एक लाइन से शुरुआत करूंगा कि सहसवार ही गिरते हैं मैदान जंग में, सहसवार ही गिरते हैं मैदान जंग में, वो तिफल क्या खाक गिरे जो घुटनों के बल चला करते हैं। तो ये जो लाइन मैंने बोली है ये एकदम सटीक बैठती है आज के हमारे एक खास स्टोरी के सूत्रधार, जो स्टोरी मैं आपके सामने लाना चाहता था और जिस स्टोरी के सुनते ही आप में से कितने टूटे हुए लोगों के चेहरे खिल जाएंगे और कुछ करने को जज्बा उनके अंदर जो है कुलाचे मारने लगेगा और आप तमाम मोटिवेशन से भर जाएंगे। ऐसी स्टोरी का दिन है आज और वो शख्स हैं जिनको मैं लेकर आया हूं, आशीष चौहान, जिन्होंने पूरे उत्तराखंड के अंदर एलटी में एसएसटी में 9th रैंक हासिल किया है जनरल में, और जनरल में 9वां स्थान पाके टॉप 10 में जगह उन्होंने बनाई है। ये वो शख्स है जो बार बार टूटा है, जो बार बार नीचे गिरा है, लेकिन उसने फिर से अपना हौसला बनाते हुए ऊपर गया है। और मैं क्या कहूं, आशीष जब स्टोरी बताएंगे, उन्होंने अपने घर से ही भेजा हुआ है मुझे शूट करके कि एक्सप्रेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड टू मेटामॉर्फोसिस, और मैं सुन के हिल गया कि बस इतना ही काफी है। जान लीजिए कि सिनेमा हॉल में लेके वेडिंग पॉइंट से लेके कहां कहां उन्होंने नौकरी करके अपना बीएड का खर्चा निकाल के कैसे कैसे दिन देखे हैं और कैसी कैसी जगहों पे नौकरी की और लास्ट में एक मुकाम बनाया फॉरेस्ट गार्ड का, लेकिन वो वहां रुके नहीं और उसके बाद आज वो एक शिक्षक के रूप में तैनात है। और ऐसा शिक्षक जो बहुत ज्यादा एनवायरमेंट को जानता है, आग बुझाने में सबसे आगे रहता है, अग्रणी भूमिका निभाई है। और इतने थपेड़े खा के जो तप के कुंदन बना शिक्षक है ना, वो जब बच्चों के सामने आएगा तो आप समझ नहीं सकते कि उसके पास कितना अनुभव होगा बच्चों के पास बांटने के लिए और कितनी सारी चीजें होंगी। तो ऐसे एक शख्स की कहानी आपके सामने, और वो मैं नहीं बोल रहा हूं, खुद आशीष, जिनके बोलते ही आप समझ जाएंगे, एक चीज तो आप समझ जाएंगे कि जब सफलता इतनी मुश्किलों से मिली हो तो कितनी शांति और कितना धैर्य किसी व्यक्ति के बोलने और व्यक्तित्व में आ जाता है, ये आपको उनसे रूबरू होते ही पता चल जाएगा। तो देर नहीं करते हैं, आज पूरा वक्त है आशीष चौहान के लिए। तो मिलते हैं आशीष चौहान से। आदरणीय डॉक्टर गंगोला सर और आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं आशीष चौहान, दियाड़ी डामटा, जनपद उत्तरकाशी का रहने वाला हूं। मेरी प्रारंभिक शिक्षा होली लाइफ पब्लिक स्कूल डामटा और 9वीं से 12वीं तक की जो शिक्षा है वो मेरी राजकीय इंटर कॉलेज डामटा से पूर्ण हुई। इसके बाद मेरा स्नातक और बीएड डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून से पूर्ण हुआ और वर्तमान में जो एलटी का परिणाम जारी हुआ है उसमें मेरा जो विषय है वो सामान्य एसएसटी है। उसमें मेरी जनरल रैंक मैं 9 हासिल किया। यह जो मेरी यात्रा रही, इस यात्रा के जो चरण और पड़ाव है, मैं उन सब के बारे में
आपको बताना चाहता हूँ। मेरा जो 12वीं हुआ, 12वीं में मेरे पास मैथ्स था। उसके बाद जो हालात यूं बने कि मुझे यदि आगे की जो पढ़ाई है उसे जारी रखना है तो साथ में नौकरी करनी पड़ेगी। तो इसी कसमकस के साथ फिर मुझे जो है एक गांव के युगवाणी प्रेस में नौकरी करते थे, तो उनसे संपर्क हुआ, तो मैं युगवाणी में नौकरी करने लग गया। बीए का जो प्रथम वर्ष था वो मैंने वहीं से पूर्ण किया। सेकेंड ईयर में फिर एक वेडिंग पॉइंट में 5 से 6 माह नौकरी की, उसमें भी सेकेंड ईयर मेरा पूर्ण हो गया। इसके बाद मैंने सिल्वर सिटी एक सिनेमा है वहां नौकरी शुरू की। ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर मेरा सिल्वर सिटी सिनेमा में नौकरी करते हुए पूर्ण हुआ। इसी समय फिर बीएड का एंट्रेंस आया। मैंने फिर फॉर्म फिल किया, तो एंट्रेंस दिया, तो मुझे जब मैंने काउंसलिंग करवाई तो फिर डीएवी पीजी कॉलेज मुझे मिल गया। काफी दोस्तों से और जो बीएड किए हुए थे उनसे सलाह मशविरा करके पूछा कि किस तरीके से रहेगा, क्योंकि मुझे साथ में नौकरी करनी थी। तो फिर मैंने सिल्वर सिटी में ही रहते हुए 2015 से 17 तक मेरा जो बीएड का था, फिर उसी वर्ष से 2 वर्ष का हो गया। तो 15 से 17 में मेरा बीएड पूर्ण हुआ और दिन में अपना कॉलेज रहता था, रात को सिल्वर सिटी की नौकरी करी। फिर इसी तरीके से चलते हुए 18 या 19 में वन विभाग में वन आरक्षी के जो वैकेंसी थी वो आई, उसका भी फॉर्म फिल किया कि कहीं ना कहीं बस एक बार हो जाए, नौकरी मिल जाए, उसके बाद तैयारी जारी रखेंगे। इसी में चलते चलते जब फॉर्म फिल कर दिया था तो 19 में एक फॉर्म आता है ग्रुप डी हाई कोर्ट का। मैंने वो फॉर्म फिल किया तो एग्जाम भी दिया। अब मैं देहरादून जनपद से फॉर्म फिल किया, उसमें मेरिट रही यहाँ 86, अब मेरे थे 83। अंतिम चयन उसमें नहीं हो पाया, काफी डिफरेंस रहा। फिर तो जो एक आत्मविश्वास था कि मैं कुछ करूंगा, वह तो पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका था कि जब मैं 4th क्लास का पेपर पास नहीं कर पा रहा हूं, उसकी मेरिट में नहीं आ पा रहा हूं, तो फिर मैं कहां लायक बचा, किस लायक बचा। फिर हाई कोर्ट का फिर एक क्लरिकल वाला एग्जाम आया, मैं फिर उसे भी दिया, वहां भी नहीं हुआ। इसी समय फिर मैंने सिल्वर सिटी से भी नौकरी छोड़ दी और एक सैमसंग का स्टोर था वहां नौकरी शुरू की एज सेल्समैन। वह चलते चलते फिर 20 फरवरी 20 में वन आरक्षी वाला जो एग्जाम था वह दिया। नौकरी साथ साथ चल ही रही थी। चलते चलते फिर वो 20 में पूर्ण हुआ। इसके बाद और भी एग्जाम आए, लेकिन जो आत्मविश्वास था वो इतना टूट चुका था कि मैं जब 4th क्लास नहीं बन सकता हूं, मैं ग्रुप डी को जब मैं उसका पेपर पास नहीं कर सकता हूं, तो मैं कहां लायक रहा। तैयारी करने वाले जो अभी हैं अभ्यर्थी, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि यदि आप ईमानदारी से और लगातार मेहनत करें तो एक ना एक दिन सफलता निश्चित रूप से मिलती है। मुझे भी मेरे साथी या मेरे दोस्त लोग या गुरुजी लोग थे स्कूल टाइम के, सभी लोगों ने प्रेरित किया कि तैयारी जारी रख, कहीं ना कहीं होगा, कहीं ना कहीं होगा। मार्च 21 में होता क्या है कि रिजल्ट आ जाता है फर्स्ट गार्ड का, और मेरा उसमें नाम आ जाता है। फिर फिजिकल हुआ। अंततः फिर मुझे दिसंबर 21 से मैं विगत 3 वर्षों से वन आरक्षी के पद पर देहरादून में कार्यरत हूं। जो तैयारी करते वक्त मैं जो इस समय तैयारी कर रहे हैं उन लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि आपको तैयारी के वक्त
एक तो घर वालों का इस तरीके का नहीं होना चाहिए कि कब लगेगा, इतना समय हो गया, दूसरा लग गया तो रह गया। यह समस्या मेरे साथ नहीं आई, चूंकि मैं 5 भाई बहनों में सबसे बड़ा हूं। तो मुझे कभी मेरे मम्मी पापा या भाई बहनों ने कभी नहीं कहा कि तू कितने वक्त तक बेरोजगार रहेगा। तो इस तरीके की समस्याओं का सामना मैंने नहीं किया। लेकिन जो अभी हैं और काफी लंबे समय से तैयारी में हैं, तो मैं उनके घर वालों से भी कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को ये ना पूछें कि तू कब लगेगा, तुम कब करोगे, साथी हो गया, इस तरीके का। इससे और जो तैयारी करता है आदमी, उस पर और प्रेशर में आ जाता है कि मुझे घर वाले कहने लग रहे। बाहर वालों को कहने दो, बाहर वालों से फर्क नहीं पड़ता, बस घर वाले ना बोलें। फिर मैं चयनित हो गया था 21 में। कोशिशें जारी रही, फिर कनीय सहायक का एग्जाम आया, फिर वीडियो आया, फिर रद्द हुआ। कनीय सहायक में भी मैं टाइपिंग तो दिया था खैर, लेकिन मेरा अंतिम चयन उसमें नहीं हो पाया। इससे पहले फिर जो वैकेंसी भी आई एलटी की, क्योंकि मेरा 17 का बीएड है, तो उसमें फिर एक वैकेंसी के लिए मैं था एलिजिबल। उसमें भी मैं पहले ही डर गया कि अरे वैकेंसी और सीट्स कम है, नहीं होगा। इसी कारण बस उसकी भी कोई ढंग से तैयारी नहीं हुई। वर्तमान में फिर जब 24 में अभी वैकेंसी आई एलटी की, तो उस समय मैं वन आरक्षी के प्रशिक्षण में था। और फिर सिलेबस भी चेंज हो गया कि जो 50 नंबर का सीडीपी और 50 नंबर का सब्जेक्ट का रहेगा। फिर और उधेड़-बुन शुरू हुई कि कहां से, क्योंकि जो सिलेबस था, पाठ्यक्रम था फर्स्ट पार्ट का, वो काफी विस्तृत था, किस तरीके से कहां से तैयारी की जाए। फिर इसी संबंध में एक मेरा दोस्त है, उसने मुझे बताया कि नागेंद्र मेटामॉर्फोसिस करके एक यूट्यूब चैनल है, तो उसे एक बार देख लेना। तो मैंने सर्च किया, उसमें काफी जो सक्सेस स्टोरी अपनी सफलता के बाद अभ्यर्थियों ने बताई, और नागेंद्र सर के भी उसमें काफी वीडियोस थे, वो मैंने देखे। उसी से प्रेरित होकर मैंने फिर सर से कांटेक्ट किया। चूंकि मेरा सामान्य विषय था एसएसटी, तो सर के यहाँ उसका बैच तो चला नहीं, तो मैंने सिर्फ फर्स्ट पार्ट जो सीडीपी का था 50 मार्क्स का, उसे मैंने ज्वाइन किया। मेटामॉर्फोसिस की जो टीम है, इनके द्वारा जो पाठ्यक्रम है उसे बहुत ही बेहतरीन ढंग से और समय पर पूर्ण करवा दिया गया था। उस दौरान जो फायर सीजन रहा इस बार, उसमें काफी दिक्कतें आई। मैंने बैच तो लिया था, लेकिन मैं कभी रिकॉर्डेड लाइव क्लास में देख ही नहीं पाया, मैं सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियो देखा। और कभी रात को फिर आंख बुझाते समय मिला तो सिर्फ वीडियो सुन लेता था, रिकॉर्डेड वीडियो को सुन लेता था। बहुत दिक्कत रही। यदि आप लोगों को मालूम होगा तो अभी इस साल जो अल्मोड़ा में एक वनाग्नि की जो दुर्घटना हुई, वो बहुत ही उसका भयावह रूप आप लोगों ने देखा होगा। मेटामॉर्फोसिस में जो सर मैम लोग हैं, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाकर जो पाठ्यक्रम था उसे पूर्ण करवाया। इसके लिए मैंने फर्स्ट पार्ट के लिए मैंने कोई बुक्स नहीं देखी, सिर्फ और सिर्फ जो यहां हमें पढ़ाया गया था मेटामॉर्फोसिस में, मैंने उसे ही फॉलो किया। और उसका परिणाम यह हुआ कि मेरे 50 में से 40 नंबर फर्स्ट पार्ट में ही आए, जो मेरे चयन का एक मजबूत आधार बना। सर से मैं व्यक्तिगत रूप से इसलिए भी प्रेरित हूं क्योंकि सर खुद भी नागेंद्र सर नौकरी करते हैं, नौकरी के बावजूद कोचिंग देते हैं। तो फिर एक सकारात्मक रूप से मैं प्रेरित हुआ कि जब सर नौकरी के साथ रहते हुए कोचिंग दे सकते हैं, तो हम भी जॉब में रहते हुए आगे बढ़ सकते हैं। और आज मेरा परिणाम सामने है, मेरा चयन हो चुका है। मैं अपने स्कूल के समय के गुरुजन, मेरे दोस्त, यहाँ पर एक मेरे मकान मालिक है जिन्होंने कोविड टाइम में मुझे काफी सपोर्ट किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद।
और मेटामॉर्फोसिस की टीम, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहनों का और मेरे विभागीय अधिकारी और कर्मचारियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे हमेशा प्रेरित और मुझे प्रोत्साहन दिया। एक बार नागेंद्र मेटामॉर्फोसिस की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार कि आपने जो मेरा चयन था उसमें उत्प्रेरक का कार्य किया और मुझे अंततः सफलता मिली। बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।